नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आज बात इमरजेंसी की। इसी 25 जून को जो भी बीती है 50वीं वर्षगांठ थी और मोदी सरकार ने, बीजेपी ने इस दिन राष्ट्रव्यापी कांग्रेस विरोधी अभियान चलाया। ऐसे में जानना जरूरी है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी। क्या यह सचमुच संविधान की हत्या थी या संविधान के तहत ही इमरजेंसी लगाने का फैसला हुआ था। आज बीजेपी सत्ता में है तो उसके पूर्व अवतार जनसंघ और वैचारिक प्रेरणा स्रोत आरएसएस की क्या भूमिका थी। इस बात पे कितनी सच्चाई है कि आरएसएस के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जेल में बंद स्वयंसेवकों को रिहा कर दिया जाए तो वे सरकार के जो 20 सूत्री कार्यक्रम हैं उनको सफल बनाने में पूरी ताकत लगाएंगे। मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो ये तस्वीर देखिए पहले। संविधान हत्या दिवस 25 जून 2025 यानी जो अभी बीती है, ये संविधान हत्या दिवस के रूप में पिछले कुछ सालों से मनाया जा रहा है। इरादा इंदिरा गांधी को तानाशाह बताना है और गांधी परिवार की विरासत संभाल रहे राहुल गांधी को घेरना है, जो मोदी सरकार पर संविधान की हत्या का आजकल बड़े पैमाने पर आरोप लगा रहे हैं। और जाहिर है बड़े बड़े कार्यक्रम हुए इस मौके पर और देश की एकता के लिए शहीद होने वाली इंदिरा गांधी को जमकर कोसा गया। ये भी बताया गया कि किस तरह इमरजेंसी के दौर में नागरिक अधिकारों को कुचला गया था या मीडिया को आज़ादी नहीं थी। लेकिन क्या इमरजेंसी का यही एक पहलू था? आखिर इंदिरा गांधी का क्या तर्क था? अभी देखिए किस तरीके से इस मुद्दे को जीवित रखने, उसको प्रसारित करने के लिए बाकायदा जो अभियान चला। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, जो एक्स पर आजकल पोस्ट किया जाता है, जो पहले ट्विटर था, इसमें उन दिनों को याद किया और कहा कि सबको लिखना चाहिए, एक तरह से डायरी लिखनी चाहिए सोशल मीडिया में और बताना चाहिए कि उस समय क्या हुआ था ताकि नई पीढ़ी जाने। और इधर अमित शाह ने तो ये भी कहा कि मोदी जी का जो महान नेतृत्व है उसको गढ़ाई था इमरजेंसी विरोधी आंदोलन ने। हालांकि मोदी जी इमरजेंसी के दौरान जेल नहीं गए थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो ही सब पीछे से संचालित कर रहे थे। अब इमरजेंसी को लेकर आज जब इतनी बातें हो रही हैं और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उन दिनों की याद लोग करें और बताएं कि कितना अत्याचार हुआ, तमाम कार्यक्रम हुए, तो फिर हमें इंदिरा गांधी के भी उन तर्कों को थोड़ा जान लेना चाहिए कि इमरजेंसी उन्होंने क्यों लगाई थी। और हम ये बात शुरू करें इसके पहले, इंदिरा गांधी दरअसल थी कौन? वो सामान्य महिला नहीं थी। उनके पूर्व जीवन पर भी हम एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं ताकि पता चले कि स्वतंत्रता आंदोलन की हवा पानी के बीच पली बढ़ी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर तानाशाह होने की तोहमत क्यों झेली। पर सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। ये एक अद्भुत तस्वीर है, शायद ही किसी परिवार के पास ऐसी तस्वीर हो। ये मोतीलाल नेहरू का परिवार है, मोतीलाल नेहरू, और इसमें इधर जवाहरलाल नेहरू, उनकी माता जी स्वरूप रानी नेहरू, बहनें कृष्णा हठी सिंह और विजय लक्ष्मी पंडित। इंदिरा गांधी तब काफ़ी कम उम्र उनकी थी, ये 30-32 के आसपास की तस्वीर है। और ये रणजीत पंडित हैं जो मोतीलाल नेहरू के दामाद और विजय लक्ष्मी पंडित के पति, और कमला नेहरू इंदिरा जी की माँ। ये पूरा परिवार है। ऐसी तस्वीरें बहुत घरों में होती हैं, लेकिन इस तस्वीर की खास बात है कि इस तस्वीर में मौजूद हर सदस्य स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गया था। हर व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति इसमें नहीं है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल ना गया हो, लाठियां ना खाई हो। और 1932 में तो स्वरूप रानी नेहरू व्हील चेयर पर थी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इलाहाबाद में उन पर लाठीचार्ज हुआ, वो लहूलुहान हुई और उस घटना से कभी उबर नहीं पाई। तब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे और उन्होंने अपनी जीवनी, जो उनकी मेरी कहानी है, उसमें लिखा कि अगर उस दिन वहाँ वो होते तो अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को शायद त्याग देते। इंदिरा गांधी छोटी थी, लेकिन वानर दल उन्होंने बनाया हुआ था और इलाहाबाद में जो आंदोलन चल रहे थे उनके बीच वो संदेशों का आदान प्रदान करती थी। यानी पूरा ये परिवार अपने तरीके का है जो जेल में रहा,
3 पीढ़ियां हैं ये, और ये सब जेल गए, सब लाठियां खाई, और इसी परिवेश में इंदिरा गांधी भी बड़ी हो रही थी। अब एक और तस्वीर देखिए, नेहरू जी और इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी। नेहरू जी की एकमात्र संतान थी इंदिरा। उन्होंने फिरोज गांधी से विवाह किया था। एक ब्राह्मण परिवार की कन्या पारसी व्यक्ति से विवाह करे, इस बात पर उस समय काफ़ी हंगामा हुआ था, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा वो समय था। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि वे हर युवा के जीवन साथी के चयन के अधिकार के समर्थक हैं, और आगे चलकर भारतीय संविधान में इस अधिकार को सुरक्षित भी किया गया स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी से शादी कर सकता है, जाति धर्म को छोड़े बिना। लेकिन इंदिरा और फिरोज गांधी का एक स्वरूप ये है कि वो सिर्फ बेटी और दामाद नहीं थे, दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1942 में अपना 25वां जन्मदिन इंदिरा गांधी ने अपनी पति फिरोज गांधी के साथ जेल में मनाया था। यानी जेल में थी, और उन्हें पता है कि जब आज़ादी छिनती है तो क्या होता है। आज़ादी के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, पर इंदिरा गांधी को ना मंत्री बनाया, ना उन्हें संसद जाने दिया। एक बड़ी मज़ेदार बात है, दिलचस्प बात है कि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को नेहरू जी ने लगातार संसद में भेजा, लगातार, कभी लोकसभा में कभी राज्यसभा में। लेकिन इंदिरा गांधी को कोई अवसर नहीं दिया। कुछ महीने के लिए वो एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर बनी थी, इसके अलावा उन्हें कभी कोई प्रभावशाली भूमिका नेहरू जी के जिंदा रहते नहीं मिली। परिवारवाद का जब आरोप लगाया जाए तो ये भी याद रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी के साथ नेहरू जी ने कोई अतिरिक्त व्यवहार नहीं किया, बल्कि अपने उत्तराधिकारी के बतौर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का चुनाव किया था। जब वो बीमार पड़े थे तो शास्त्री जी को बिना विभाग का केंद्रीय मंत्री बनाकर उन्होंने सारी जिम्मेदारी सौंपी थी, और स्पष्ट रूप से संकेत था कि वे किसे चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाना। और जब उनका निधन हुआ तो फिर शास्त्री जी को स्वाभाविक है नेता चुना गया, और भारत के वो दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी को राज्यसभा में भेजा। पहली बार इंदिरा गांधी संसद के अंदर पहुंची नेहरू जी के निधन के बाद, और शास्त्री जी ने उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी, यानी वो सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। शास्त्री जी वाकई एक महान नेता साबित हुए। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, इस देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा अभियान चलाया, और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को नाको चने चबवाए। लेकिन 11 जनवरी ताशकंद में, 11 जनवरी 1966 ताशकंद में उनका आकस्मिक निधन हो गया। और तब कांग्रेस के सामने नेता कौन बने प्रधानमंत्री, ये एक बड़ा सवाल था। और तब 2 चेहरे सामने आए, एक तरफ मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, और बीच में के कामराज जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के बेहद कद्दावर नेता थे। वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मोरारजी देसाई काफ़ी दिग्गज नेता थे, और जो पहले मुंबई प्रांत था उसके वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। केंद्र में लगातार वो मंत्री थे नेहरू जी के समय, लेकिन थोड़ा अक्खड़ मिजाज के थे, और आर्थिक क्षेत्र में दक्षिणपंथी रुझान था उनका। उसकी वजह से समाजवादी विचारों की ओर एक तरह से झुकी हुई कांग्रेस में वो सहज स्वीकार्य नहीं थे। हालांकि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और इस बात को उन्होंने कभी छिपाया नहीं। कामराज नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई के हाथ में देश की कमान जाए। ऐसे में इंदिरा गांधी का नाम सामने आया, और संसदीय दल में, कांग्रेस संसदीय दल में बाकायदा चुनाव हुआ। मोरारजी की नज़र में इंदिरा गांधी महज एक गूंगी गुड़िया थी, लेकिन जब नतीजा आया तो हक्का बक्का रह गए मोरारजी देसाई। रिजल्ट क्या था आप ये देखिए। मोरारजी देसाई को मिले 169 वोट, और इंदिरा गांधी के पक्ष में पड़े 355 वोट। भारी बहुमत से इंदिरा गांधी चुनी गई, और इस तरह इंदिरा गांधी ने भारत की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाल ली। ये तस्वीर देखिए,
इंदिरा गांधी ने लेकिन मोरारजी देसाई की वरिष्ठता का सम्मान किया और उन्हें अपने कैबिनेट में रखा। हालांकि एक ऐसा फैसला था जिससे लेकर आगे उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। तब कोई नहीं जानता था कि वे इतिहास और भूगोल दोनों बदलने जा रही हैं, लेकिन जल्दी ही इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियों ने सामंती और पूंजीवादी शक्तियों को परेशान कर दिया और वो किसी न किसी बहाने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो भी ताकतें थी उनको खुलकर समर्थन करने लगे। इंदिरा गांधी ने नेहरू की जो जमींदारी उन्मूलन की नीति थी उसको तेजी से आगे बढ़ाया और गरीबों को ज़मीनें बटी, पहली बार उन्हें पट्टा मिला। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया एक ही झटके में। जाहिर है परेशान हो गए तमाम लोग। तमाम पूर्व रियासतदार जिन्हें प्रीवी पर्स मिलता था, यानी वो भत्ता जो अपनी रियासत को भारत में विलय के एवज में पूर्व शासकों को दिया जाता था, उसे प्रीवी पर्स कहते थे, उसको उन्होंने बंद कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र में काफ़ी काम किया, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया। जाहिर है इससे ये छवि गई कि वे एक गरीबों के पक्ष में काम करने वाली नेता हैं। लेकिन इसने इंदिरा गांधी का जो विरोध कांग्रेस के अंदर भी एक दक्षिणपंथी खेमा था, उसके भी निशाने पर इंदिरा गांधी आ गई और 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस यानी कांग्रेस इंदिरा बनकर एक नई पार्टी एक तरह से सामने आई। यानी सामंती ताकतें जो जगह जगह जिनकी रियासतें थी, पूर्व रियासतदार, उनकी बड़ी ताकत थी, वो खिलाफ, पूंजीपति खिलाफ, जो तमाम वित्तीय संसाधन जिनके पास थे, बैंक, वो खिलाफ। लेकिन इंदिरा गांधी गरीबों के पक्ष में खड़ी हुई एक बड़ी नेता के रूप में सामने आई और 1971 का चुनाव आ गया। 1969 में एक बात और हुई जिसे बताना मैं भूल गया कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और कांग्रेस की ओर से नीलम संजीवा रेड्डी को प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन कांग्रेस जो इंदिरा गांधी थी वो नहीं चाहती थी और उन्होंने वीवी गिरी के पक्ष में एक तरह से अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दो ऐसी बात कह दी और वीवी गिरी जीत गए और पार्टी तो फिर टूटनी ही थी। और 71 का चुनाव, उसके पहले गरीबी हटाओ का जो उन्होंने नारा दिया, तो प्रचंड जीत हासिल हुई इंदिरा गांधी को। और इसी साल दिसंबर में एक और इतिहास रचा जिससे तमाम विरोधी भी उनके मुरीद हो गए और ये था बांग्लादेश का जन्म। ग्लोब का नक्शा बदल दिया था इंदिरा गांधी ने। यह अभूतपूर्व जीत थी जो भारत को मिली थी। इतिहास में इतना बड़ा आत्मसमर्पण नहीं हुआ था। 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था। हर तरफ इंदिरा गांधी की जय जयकार हो रही थी। ये शीत युद्ध का दौर था और इंदिरा गांधी ने अमेरिका के खुले विरोध के बावजूद, 7वें बेड़े के बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाने के बावजूद, उसकी परवाह न करते हुए बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध का समर्थन ही नहीं किया, सैन्य हस्तक्षेप भी किया। ये अमेरिका को नाराज करने के लिए काफ़ी था और उसने मान लिया कि इस शीत युद्ध के दौर में इंदिरा गांधी दरअसल एक अमेरिका विरोधी नेता हैं जो सोवियत यूनियन के साथ खड़ी है और सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा था। यह सच है। 1971 में भी उसने सहयोग दिया था। देश में तो हर तरफ इंदिरा गांधी की जय जयकार हो रही थी। लेकिन कुछ ही समय बाद महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, ये ऐसे सवाल थे जो दो राज्यों में खास तौर पर उभरे छात्रों के जरिए, जिनके पीछे विपक्ष अपनी ताकत जुटा रहा था। और ये दो राज्य कौन थे? ये थे गुजरात और बिहार। गुजरात में दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रावास के खाने की कीमत बढ़ने पर आंदोलन शुरू हुआ। छोटा आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा होता गया, इतना बड़ा होता गया कि इसने चिमन भाई पटेल की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंका। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन इस आंदोलन में आरक्षण विरोध भी एक मुद्दा था जो उसके सामाजिक चरित्र और इंदिरा गांधी के खिलाफ असंतोष का एक बड़ा कारण भी था। दूसरी तरफ बिहार का आंदोलन 1974 में शुरू हुआ। छात्र संघर्ष समिति बनी जिसमें जनसंघ और समाजवादी पार्टी, जो तमाम कई पार्टियां थी, उनसे जुड़े छात्र खास तौर पर थे। बाद में इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को बुलाया गया, शामिल किया गया। वो एक बड़े नेता थे। 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन के एक बड़े नेता थे, समाजवादी नेता थे। उन्हें कभी नेहरू जी चाहते थे कि वो सरकार में शामिल हों, लेकिन बाद में वो आंदोलनों से अलग विनोबा भावे के साथ जो
एक तरह से ज़मीन का जो कार्यक्रम था, भूदान आंदोलन था, उसमें जुड़े रहे, तो वो उस तरह से नहीं सक्रिय थे। लेकिन इस आंदोलन में वो लोगों ने उन्हें कहा और वो आ गए। लेकिन इस बीच इंदिरा गांधी ने एक और बड़ा कदम उठाया जिसने भारत को वैश्विक स्तर पर काफ़ी मजबूत कर दिया, और ये था 1974 का पहला परमाणु विस्फोट। इंदिरा गांधी और उस समय केसी पंत साहब हैं, जो कभी गृह मंत्री हुआ करते थे, रक्षा मंत्री हुआ करते थे, वो हैं। और राजस्थान में पोखरण एक जगह है, वहीं पर ये परीक्षण हुआ 18 मई 1974 को। यह भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण था जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल किया। ये वो बुनियाद थी जिसके बाद भारत का परमाणु कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ा। ये एक बड़ी कामयाबी थी। इसने विश्व के तमाम भारत विरोधी जो ताकतें थीं उनको चौकन्ना कर दिया। इधर भारत में छात्र नौजवान आंदोलन तेज हो रहा था, और जयप्रकाश नारायण के बारे में मैंने आपको बताया ही। उनकी सभाओं में काफ़ी भीड़ जुटती थी। वो निश्चित रूप से इस देश के एक बड़े नेता थे, और इस आंदोलन की वजह से कई जगह हालात बेकाबू हो गए, और फिर अंततः 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी। वैसे ये संविधान की हत्या नहीं थी, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 352 इसकी इजाज़त देता था कि आंतरिक स्थिति खराब हो तो आपातकाल लगाया जा सकता है, आंतरिक विद्रोह की स्थिति में। आज हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का जो आकलन था वो गलत था, और नेहरू की बेटी को ज़्यादा लोकतांत्रिक ढंग से इस आंदोलन से निपटना चाहिए था। लेकिन उस समय ज़रूर कुछ ऐसी वजह नज़र आ रही थी जिसे देखते हुए कोई भी सरकार ऐसा फैसला कर सकती थी। आइए उन कारणों पर नज़र डालते हैं जिन्हें इमरजेंसी की वजह माना गया। पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला दिया। उन पर 14 आरोप लगे थे, जिसमें 12 से उन्होंने बरी कर दिया, लेकिन 2 आरोपों के लिए दोषी पाया। एक तो ये कि यूपी सरकार ने उनके भाषण के लिए, यानी रायबरेली से जो 1971 का चुनाव हुआ और जिससे गलत या फर्जीवाड़ा हुआ ऐसा कहते हुए राज्य नारायण जो हारे थे, उन्होंने ये मुकदमा किया था। तो जज साहब ने कहा कि यूपी सरकार ने उनके भाषण के लिए एक ऊंचा मंच बनवाया था ताकि जनता को प्रभावित कर सके। और दूसरा आरोप जो उन्हें सही लगा कि यशपाल कपूर ने चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। यशपाल कपूर पहले सरकारी सेवा में थे, इस्तीफा देकर आए थे, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। तो इन 2 मूल वजहों से इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसे अवैध घोषित कर दिया गया। कई बार लगता है कि कितनी हास्यास्पद बात थी, और कई टिप्पणीकारों ने लिखा भी है कि ये ट्रैफिक रूल के उल्लंघन पर किसी को प्रधानमंत्री पद से हटाने जैसा मामला था। आज आप देखते हैं कि सरकारें किस तरह प्रधानमंत्री के लिए चुनाव के दौरान भी मंच और क्या क्या करती हैं, लेकिन ये बड़ा मुद्दा बन गया। और इस फैसले ने इंदिरा गांधी के मन में ये बात डाल दी कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश हो रही थी। और जिस दिन इमरजेंसी लगी 25 जून को, उस दिन रामलीला मैदान में जो जयप्रकाश नारायण का एक भाषण था जिसमें सेना और पुलिस से बगावत की अपील की गई थी, ये एक बड़ा मुद्दा था। मशहूर पत्रकार और टाइम्स ऑफ इंडिया के तत्कालीन संपादक श्यामलाल ने लिखा था कि जो राजनीतिक माहौल जेपी पैदा कर रहे हैं वो क्रांति के लिए नहीं बल्कि अराजकता के लिए अनुकूल है। और द हिंदू ने लिखा था कि राजनीति की मुख्यधारा से बाहर रहने और उसको मजबूत आधार पर नया आकार देने से कतराने के बाद अब श्री नारायण इसी घर में गलत रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और इस घर को ही हर एक व्यक्ति के सिर पर गिरा देना चाहते हैं। दरअसल वो याद दिला रहे थे कि नेहरू जी चाहते थे कि वो सरकार में शामिल हों, देश की बागडोर संभालें। यहाँ तक उनका विचार था कि आगे वो प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के काफ़ी करीब थे। दरअसल जवाहरलाल नेहरू पूरे समाजवादी जो नेता थे देश के, उन सबके एक ज़माने में नेता हुआ करते थे, और ये सारे लोग उनको छोड़कर 1948 में पार्टी से बाहर हो गए। उसके पहले एक कांग्रेस सोशलिस्ट दल था, कांग्रेस के अंदर ही CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और इन्हें लगा कि भाई नेहरू जी उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहे हैं, तो ये सब बाहर आ गए। इन्होंने पार्टियां बनाई, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और काफ़ी एक तरह से एकजुट कोई आंदोलन तो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन नेहरू जी कांग्रेस के अंदर ज़रूर कमज़ोर हो गए। इसके अलावा
बड़ौदा डायनामाइट कांड, जिससे इंदिरा गांधी को लगा कि स्थिति काफी खराब है। जॉर्ज फर्नांडीज और उनके सहयोगियों पर खासतौर पर यह आरोप था कि उन्होंने आपातकाल के दौरान सरकार के खिलाफ हिंसक गतिविधियों की योजना बनाई थी। इसमें रेलवे पटरियों, सरकारी भवनों और अन्य बुनियादी जो ढांचे हैं देश के, उनको विस्फोटकों से उड़ाने का मसला था। और साथ में 8 मई 1974 से 28 मई 1974 तक एक रेल हड़ताल हुई थी, अखिल भारतीय रेल हड़ताल, आज तक की एकमात्र ऐसी रेल हड़ताल है, जिसके जरिए यह योजना थी कि देश के कारखानों में कोयला सप्लाई रोक दिया जाए ताकि उत्पादन ठप हो जाए और आपूर्ति ना होने से जनता में असंतोष बढ़े और सरकार को उखाड़ फेंका जाए। आप समझ रहे हैं कि किसी सरकार के सामने अगर सेना से बगावत का मामला हो, अगर रेल हड़ताल हो जाए, कारखानों को कोयला ना पहुंचने लगे, तो फिर वो क्या करेंगे। और इसके अलावा CIA ऐसा नहीं है कि जैसा कहा जाता है कि आंदोलन कोई विदेशी ताकतें चला रही थी, लेकिन CIA का एक रोल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था। 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका की आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश का निर्माण किया था और इंदिरा गांधी को पूरा शक था कि अमेरिका पलटवार करेगा। CIA ने सितंबर 1973 में चिली जो एक लैटिन अमेरिकी देश है, वहां सल्वाडोर ओलंडे की सरकार को अपदस्थ कर दिया था। 11 नवंबर को ओलंडे की हत्या कर देने की खबर मिली थी इंदिरा गांधी को, जब वे दिल्ली में क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की मेजबानी कर रही थी। कास्त्रो ने बाद में लिखा कि इंदिरा ने उनसे कहा था, उन्होंने जो ओलंडे के साथ किया है वही मेरे साथ भी करना चाहते हैं। चिली में जिन ताकतों ने यह काम किया है उनसे जुड़े लोग यहां भी हैं। यानी इंदिरा गांधी CIA की पूरी जो साजिश थी उसको समझ रही थी। हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा समझ रही हो, लेकिन चीज़ें तो सतह पर हो ही रही थी। और बाद में ये सच भी साबित हुआ जब बांग्लादेश के निर्माता बंगबंधु पूरे तरीके से उनके पूरे परिवार को, यानी शेख मुजीब को परिवार सहित मार डाला गया था। तो कुछ दिन बाद उनका यह शक सही भी साबित हुआ। तो ये वो पूरी परिस्थिति थी जिसके कारण इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और तानाशाह कहलाई। निश्चित ही इमरजेंसी के दौरान ज्यादतियां हुई, मानवाधिकारों का हनन हुआ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी चोट पहुंची। तमाम लोग जेल में डाले गए। लेकिन वे लोग आज के इसके लिए कांग्रेस को कोस रहे हैं जो लोग, वो क्या कर रहे थे? जी हाँ, बात RSS की। लंबे समय तक RSS के स्वयंसेवक रहे देशराज गोयल ने इस संगठन पर अपनी एक चर्चित किताब लिखी है, जिसमें बाला साहब देवरस के साथ महाराष्ट्र के यरवदा जेल में बंद महाराष्ट्र के समाजवादी नेता बाबा आधव के हवाले से जेल के अंदर संघियों के बर्ताव का जो चित्रण किया गया है वो ये है। अब ये किताब देशराज गोयल की है, आपको कहीं मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो खुद उसके ये एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने लिखा, यानी संघ के कार्यकर्ताओं के बारे में, वस्तुतः उनमें से अनेक तो इमरजेंसी के शासन को उचित ठहराते थे। जेपी ने सशस्त्र फौज को भड़काया है, वे ऐसा अपने जेल बौद्धिक यानी भाषण में कहा करते थे। जो स्वयंसेवक संघ का बौद्धिक है उसमें एक व्यक्ति भाषण देता है और लोग चुपचाप बैठ के सुनते हैं। वहाँ विचारक नहीं प्रचारक होने की बात होती है। तो इंदिरा संजय की नीतियों का कोई विरोध करने से कम से कम उनकी ओर से तो नहीं था। यानी वो इंदिरा गांधी और संजय गांधी की नीतियों का विरोध नहीं करते थे जेल के अंदर, और संजय की नीतियों का तो कोई विरोध उनकी ओर से बिल्कुल भी नहीं था। उसकी वजह क्या थी? संजय गांधी के कम्युनिस्ट विरोध और व्यक्तिवाद और अधिनायकवादी विचारों का वे स्वागत करते थे। यानी संघ के लोग, पेज नंबर 107, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेखक देशराज गोयल। तो ये था संघ का पूरा व्यवहार। अगर आपको इस पर भी यकीन नहीं आ रहा तो RSS के तत्कालीन सरसंघ चालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस, यानी बाला साहब देवरस की अपनी चिट्ठी है, जो इंदिरा गांधी को उन्होंने लिखा कि RSS इन आंदोलनों में शामिल नहीं है और सभी स्वयंसेवकों को रिहा कर दिया जाए। तो ये सब 20 सूत्री कार्यक्रम जो सरकार का है, इंदिरा गांधी का जो है, उसको समर्थन देंगे। और यही नहीं, इंदिरा गांधी के चुनाव को जब सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहरा दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे कर दिया, तो बधाई भी दी। अब ये पत्र यहाँ पर है हमारे पास, ये देखिए। आप हैं मधुकर दत्तात्रेय देवरस, बाला साहब देवरस
और ये है उनका पत्र जो प्रधानमंत्री को उन्होंने लिखा। ये 10 नवंबर 1975 का पत्र है, जिसका शुरुआत में ही उन्होंने लिखा कि उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीश ने आपका चुनाव वैध ठहराया, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। तो इस बात को वो अभिनंदन कर रहे हैं। और साथ में नीचे ये भी इस पत्र में है कि जो कहा जा रहा है कि गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन, उनसे आरएसएस का कोई संबंध है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इन आंदोलनों से संघ का कोई संबंध नहीं है। आज जो लोग आरएसएस के लोग यानी जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने बहुत अत्याचार किया और उन्होंने बड़ा आंदोलन किया, उस समय के आरएसएस के चीफ लिखित रूप से कह रहे हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है। और सिर्फ इंदिरा गांधी को पत्र ही नहीं लिखा, विनोबा भावे जो गांधी जी के परम शिष्य माने जाते थे और जिन्होंने इमरजेंसी को अनुशासन पर्व कहा था, उनको भी पत्र लिखा देवरस ने और कहा कि आप इंदिरा गांधी को समझाइए और संघ के प्रति जो गलतफहमियां हैं वो दूर करिए। और तमाम समाजवादी तो कहते हैं कि सरकार ने उस समय जब माफ़ी मांगकर छूट जाने का विकल्प रखा था तो तमाम जनसंघ के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने यही किया, वे माफ़ी मांगकर जेल से बाहर आ गए। ये भी याद करना ज़रूरी है कि इंदिरा गांधी ने 1977 में जब चुनाव कराया, जबकि वो इमरजेंसी का समय और बढ़ सकता था 1.5 साल, तो कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। इस बारे में 19 महीने इमरजेंसी में जेल काटने वाले समाजवादी नेता मधु लिमय ने जो लिखा है वो ज़रूर देखा जाना चाहिए। मधु लिमय एक बेहद सम्मानित समाजवादी नेता, उन्होंने कभी डॉक्टर लोहिया को चेताया था कि आप जनसंघ के साथ मिलकर चुनाव न लड़िए, इससे आरएसएस मजबूत होगा, लेकिन लोहिया नहीं माने थे। 67 में मिलकर सरकारें बनाई और फिर जेपी ने तो एक तरह से आरएसएस को, जो महात्मा गांधी की हत्या की वजह से एक दागी स्थिति में था, अछूत, राजनीतिक अछूत जैसी स्थिति में था, उसको सम्मानित करा दिया। तो ये तो हुआ। तो मधु लिमय ने क्या लिखा? मधु लिमय ने लिखा कि इंदिरा गांधी ने 1977 में चुनाव कराने के जो कारण बताए हैं वो सचमुच व्यक्तित्व की अंतरात्मा को प्रतिबिंबित करता है। इंदिरा गांधी ये कभी नहीं भूल सकती थी कि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं और हम सब की तरह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वतंत्रता संग्राम की संतान हैं। ये हमने कहाँ से लिया है? इंदर मल्होत्रा, देश के बड़े पत्रकार, उनकी किताब है इंदिरा गांधी पर, जीवनी कह लीजिए, उसमें पेज नंबर 120। तो ये मधु लिमय कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी कभी अपने इस फैसले को लेकर सहज नहीं थी और तभी अचानक उन्होंने 1977 में हटा दिया इमरजेंसी। तो तानाशाह इंदिरा ने बिना किसी दबाव के लोकसभा चुनाव कराए और ऐसा चुनाव आयोग बनाया उन्होंने कि उसने इतना निष्पक्ष चुनाव कराया कि वो चुनाव हार गई। दुनिया में कोई तानाशाह इस तरह से सत्ता से बाहर नहीं हुआ जैसे कि इंदिरा गांधी बाहर हो गई। और फिर क्या हुआ? फिर बनी एक सरकार। मोरारजी देसाई का बहुत पुराना सपना पूरा हुआ। चुनाव से पहले जनसंघ, समाजवादी पार्टियां, कांग्रेस संगठन, इन सब ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी, और वो कामयाब हुए और मोरारजी देसाई सत्ता में आ गए और पहली बार जनसंघ के लोग भी, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बन गए, लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बन गए और सत्ता में आरएसएस की इस तरह से एंट्री हुई। लेकिन यह सरकार बमुश्किल 2.5 साल चली, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आज संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, उनके उस समय के नेताओं ने आरएसएस छोड़ना कबूल नहीं किया, जनता पार्टी छोड़ दी, दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर सरकार गिरा दी। और 50 साल बाद इंदिरा गांधी को गाली देने वालों को यह भी पता होना चाहिए कि 48 साल पहले जनता ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया था। कैसे? तो ये तस्वीर आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस की। कांग्रेस आई बिल्ड्स अप मैसिव मेजॉरिटी, डबल विक्ट्री फॉर मिसेस गांधी। यानी 1980 में कांग्रेस को ज़बरदस्त बहुमत मिला और इंदिरा गांधी 2 जगह से चुनाव जीती। 353 सीटें जीती थी उस समय 1980 में। ये 1971 में गरीबी हटाओ के समय जो प्रचंड वेग था, जो सीटें मिली थी उससे 1 ज़्यादा थी। वजह यह थी कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के लिए खेद प्रकट किया था, सार्वजनिक रूप से इसकी जिम्मेदारी ली थी
और जनता ने भी माना कि एक फैसला लेने की चूक थी, इंदिरा गांधी की नीयत खराब नहीं थी। और देश ने यह भी देखा कि जब आपातकाल को लेकर जब 7 दिसंबर 1978 को लोकसभा में जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संशोधन पेश किया, संविधान संशोधन, तो कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने उसके पक्ष में वोट दिया, जिसमें यह बात हटा दी गई थी कि आंतरिक विद्रोह की स्थिति में आप इमरजेंसी या सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। तो वो बात जब हटाई गई तो कांग्रेस ने पूरा उसका साथ दिया। हालांकि अब सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तो उसमें आंतरिक स्थिति में भी आपातकाल लग सकता है, ऐसी स्थिति है। इंदिरा गांधी ने अपने शरीर की एक एक बूंद भारत की एकता और अखंडता पर न्यौछावर कर दी, तो देश ने जिस तरह आंसू बहाया उसमें इमरजेंसी जैसी गलती को याद करने की कोई जगह नहीं थी। निश्चित ही इमरजेंसी को याद करना चाहिए। ये लोकतंत्र का, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, इससे सबक लिया जाना चाहिए। लेकिन जो मोदी सत्ता इसे याद दिलाने का जन अभियान चला रही है, उसे अपना दौर भी देखना चाहिए। आज घोषित नहीं है इमरजेंसी, लेकिन क्या मीडिया आज़ाद है? क्या आज नागरिक अधिकार और मानवाधिकार इनका सम्मान हो रहा है? आखिर तमाम बुद्धिजीवी और अध्यापक जेल में कैसे डाल दिए जाते हैं, लंबे समय तक उनकी सुनवाई भी नहीं होती। तमाम पत्रकार जेल में रहे सिर्फ इसलिए कि वो रिपोर्टिंग करने जा रहे थे और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, 2 साल 3 साल जेल में पड़े रहते। आज़ाद पत्रकारिता के तमाम चेहरे नौकरियों से बाहर हो गए, यहाँ तक कि एनडीटीवी जैसे चैनल को बिकना पड़ा अडानी के हाथों। तो इमरजेंसी तो एक आईना है। अगर मोदी सरकार अपना चेहरा देखेगी तो उसे समझ में आएगा कि उन्होंने भारत को अघोषित इमरजेंसी के दौर में कैसा बना दिया है। दुनिया के नज़र में आज भारत का लोकतंत्र महज चुनावी लोकतंत्र यानी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, और यह इमरजेंसी से भी बुरी स्थिति है। आज के लिए बस इतना ही। आपको सच बताने का हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड करें, जिसका पता आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.